आज हम सबके लिए बेहद खुशी का मौका है कि हमारे राजकमल प्रकाशन में ऋषिकेश सुलभ जी आए हुए हैं। हमारे सम्मानित लेखक, अग्निलीक और दातापीठ जैसे चर्चित उपन्यासों के लेखक सुलभ जी से अभी हम उनके नवीनतम उपन्यास दातापीठ के बारे में बातचीत करेंगे। सुलभ जी, राजकमल। नमस्कार। धर्मेंद्र जी और तमाम देखने सुनने वालों को भी नमस्कार। आजकल आपका दूसरा उपन्यास दातापीठ जो अभी हाल ही में छपा है जी, पाठकों के बीच उसकी चर्चा हो रही है और जो अभी तक उस उपन्यास तक नहीं पहुंचे हैं वो उसके बारे में बहुत उत्सुक हैं। तो हम आपसे उनके लिए ये जानना चाहते हैं कि दातापीठ का चुनाव आपने कैसे किया उपन्यास लेखन के लिए? देखिए, जो भी लेखक जो लिखना चाहता है, जिस यथार्थ को भी नई रचना में रखना चाहता है, वह कई बार वर्षों से उसके पास होता है या उसका पीछा कर रहा होता है, वो यथार्थ अपना दबाव बना रहा होता है। तो यह उपन्यास जो पसमानदा मुस्लिम समाज जो है, इसमें मुजाविरों की कहानी है कि वो लोग कब्रें खोदते हैं, कब्रों में मुर्दे दफन करते हैं और भी इसी तरह के का जीवन जीने वाले लोग हैं। बिल्कुल समाज का वो हिस्सा है जो लगभग अलक्षित रहा है उपन्यास की दुनिया में, गल्प की दुनिया में। तो उनका जीवन, उनकी जीवन स्थितियाँ, इसने लगातार मेरे ऊपर दबाव बनाए रखा है कि इसको लिखा जाए। और यही कारण है कि और हर रचना का अपना एक समय होता है, उसके लिखे जाने का समय होता है। यही कारण था कि इस जीवन का जो यथार्थ है उसने लगातार मेरे ऊपर दबाव बनाए रखा कि इनकी कथा कही जाए। और इसमें जो चीज़ें शामिल रही हैं कि अभी जो हमारा पूरा यह समय है, बड़ा कठिन समय है। यह एक तरह से घृणा, हिंसा, मनुष्य विरोधी धीरे धीरे होता जाता हुआ समय है। ऐसे समय में जीवन के हाशिए पर जो लोग खड़े हैं, उनके जीवन में क्या है, क्या अभी भी इस हिंसा और इस घृणा से उसी तरह जूझ रहे हैं, या उसके भीतर कैसे जीवन को देख रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं उसके भीतर, ये सारी चिंताएं थी। आपने कहा कि यथार्थ लेखक का पीछा करता रहता है जी। वो दातापीठ में यथार्थ तो है, लेकिन यथार्थ के साथ साथ एक बहुत अनपेक्षित स्वप्न भी है जी, जो इसकी कहानी से गुजरते हुए पता चलता है। और भाषा भी खासी काव्यमय भी है बहुत जगह, जो यथार्थ से ज़्यादा एक सुंदर का स्वप्न कहे वो देखती है। जैसे इसके एक किरदारों के प्रेम प्रसंग में वो जाहिर होता है जब वो मजार पे होते हैं, चांदनी रात होती है या प्रकृति जिस तरह से आती है। तो ये कैसे संभव है? देखिए, कोई भी लेखक चाहे किसी भी यथार्थ को अभिव्यक्त कर रहा है, वो सच कहें या सही अर्थों में स्वप्न को ही अभिव्यक्त कर रहा है। या वह जो स्वप्न देख रहा है अपने समय, अपने समाज और मनुष्यता के लिए, मनुष्य के लिए, उस स्वप्न को अभिव्यक्त करने के लिए ही वह किसी यथार्थ का चुनाव करता है। चाहे वो कितना भी दारुण यथार्थ हो, चाहे उसमें कितने संघर्ष हो, कितने अंतर्द्वंद हो, इन सब के भीतर जो सपना होता है लेखक का, वह इन सब के भीतर ही आकार लेता है, इन सब के भीतर से ही उपजता है, निकलता है और वो पाठकों तक पहुंचाता है। तो आपने सही कहा कि इस उपन्यास में स्वप्न है और वह जागती आंखों से देखे गए स्वप्न है। वो नींद वाली आंखों से देखे गए स्वप्न नहीं है, वो जागती आंखों से देखे गए स्वप्न। और मुझे लगता है कि हर लेखक ऐसे स्वप्न देखता है और उन स्वप्नों को ही साकार करने के लिए वो यथार्थ का उपयोग करता है, यथार्थ का एक टूल की तरह, एक उपकरण की तरह उपयोग करता है। ये इस उपन्यास में अमूमन
ओझल रहने वाले किरदार तो आए ही। आपने एक शहर का भी चुनाव किया, और ये कहना शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी या बेजा बात नहीं होगी कि पटना भी इस उपन्यास का एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार है। जी। तो आप उस जगह से आते हैं जहाँ रेणु जैसे आंचलिक कथाकार, सो कॉल्ड आंचलिक, तो आपने इसके अंचल के रूप में एक शहर का भी चुनाव किया है। इसके पीछे कोई खास सोच? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और 50 वर्ष से ज्यादा का जीवन मैंने पटना में दिया है। बहुत कम उम्र थी जब मैं पटना आया, किशोर उम्र शुरू ही हुई थी। उस तरह से एक ना अभिनालबद्ध संबंध जिसको कहते हैं शहर से रहा है। और शहर अपने आप में कुछ नहीं होता, शहर मनुष्यों से बनता है। और फिर जब शहर बनता है तो शहर भी एक चरित्र होता है रचना के लिए। बहुत हर शहर की अपनी विशिष्टताएं होती हैं, उसके उसमें जीवन जिस तरह से प्रवाहित होता है उसकी अपनी एक गति होती है, उसमें उतार चढ़ाव होते हैं। शहर जैसे आप अपनी उम्र जीते हैं एक मनुष्य के रूप में, शहर भी एक शहर के रूप में अपनी उम्र जीता है और धीरे धीरे वो पुराना होता है, बूढ़ा होता है, अति प्राचीन होता है। तो पटना एक अति प्राचीन शहर है। और उसके जब आप पटना में होते हैं, या हम लोगों ने जब अपना कैशोरी मेरा जैसे वहां बीता, 13-14 साल की उम्र में पटना आया, तो तब जो शहर का जो अतीत था, वर्तमान तो था ही सामने, और जो अतीत था वो धीरे धीरे आपसे जुड़ने लगता है। आप उस अतीत के बारे में उत्सुक होते हैं, जानते हैं। फिर हर शहर की अपनी परंपरा होती है, खान पान की परंपरा। अब पटना की जैसे बात करें तो पटना में कई संस्कृतियां रही हैं। पटना एक समय में अजीमाबाद रहा है, कभी पाटलिपुत्र रहा होगा, कभी उसके पहले पाटल गांव रहा होगा, कुसुमपुर रहा होगा, इस तरह कई नाम उसके रहे हैं। और अलग अलग सभ्यता संस्कृति का वहाँ विकास होता रहा है, धर्मों का विकास हुआ, बौद्ध धर्म जिस तरह से वहाँ, और इसीलिए बिहार नाम पड़ा। बिहारों की एक श्रृंखला रही वहाँ, जिसलिए बिहार नाम, बिहार के बदले बिहार हुआ वो अपभ्रंश। तो इस तरह पटना के पास फिर मुस्लिम शासक आए, उनका शासनकाल, और उस समय का स्थापत्य, फिर बहुत सारी चीजें, खान पान, तो संगीत की परंपरा, तो ज्ञान की जो विविध सरणियां होती हैं, उन सरणियों को आप देख सकते हैं, उनके अवशेष आज पटना में आप देख सकते हैं। मैं इसलिए पटना के बारे में आपसे पूछ रहा था कि अमूमन हिंदी उपन्यास में या हिंदी साहित्य में ही कहें, बहुत वाजिब कारणों से गांवों का जोर बहुत रहा है, और हम लोगों के जीवन में शहर उपस्थित होते हुए भी उसके साथ परायेपन का सेंस एक बहुत जी, क्योंकि गांव से अधिकतर लोग गांव से उखड़ कर आए। जी बिल्कुल। लेकिन इस उपन्यास में शहर उस तरह से नहीं आया है। बिल्कुल सही कहा। और ये एक शायद दुर्लभ चीज है जो हिंदी साहित्य में कहें कि शहरों के साथ ऐसा रिश्ता कम दिखता रहा है। हाँ, इस उपन्यास में मेरी ये कोशिश रही है कि पटना शहर भी एक पात्र की तरह हो, वह सिर्फ पर वो उस तरह का शहर मतलब जिससे हमारा पूरा जीवन जिसमें गुजर जाता है जी, लेकिन जिसके साथ अपनापन नहीं बन पाता, वो चीज इसमें नहीं है। इसमें अपनापन है शहर के साथ। तो उसका एक और भी कारण है कि जिस समाज की यह कथा कहता है उपन्यास, वे लोग अमूमन नाशुक्रा नहीं होते। वे शुक्रिया अदा करना जानते हैं, वो संबंध बनाना जानते हैं, अपने संबंधों को जीना जानते हैं। जो गहरा मानवीय राग होता है उनके भीतर बहुत गहरे बैठा होता है, और वही उनके जीवन को संचालित करता है। अमूमन जब आदमी पढ़ लिख जाता है, ज्यादा समझदार, ज्यादा होशियार हो जाता है, दुनिया भर के प्रपंच जब वो करने लगता है, तो उसका जो रिश्ता होता है, चाहे वो मनुष्य से हो, जगह से हो, प्रकृति से हो, हर जगह से उसमें दाव पेचाने पेचुखम उसमें पड़ जाते हैं। तो इस उपन्यास के जो पात्र हैं, जो लोग हैं, जो जीवन इसमें अभिव्यक्त हुआ है, वे सारे लोग उस समाज से आते हैं जो गहरे मानवीय बोध
जो होता है, मनुष्यता का जो जहाँ से मनुष्यता निःसृत होती है, जहाँ जीवन का राग आपको वहां दिखाई पड़ेगा। तो ये ऐसे लोग हैं। ये ठीक है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी भाषा बहुत अच्छी नहीं होगी आपसे संवाद करते हुए, बात करते हुए, लेकिन ईमानदारी होगी। इनकी आंखों में आप करुणा देख सकते हैं, इनके आंखों में खुशी देख सकते हैं, अपने लिए नाराजगी देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, कोई प्रपंच नहीं है। जबकि अमूमन होता है कि जो शहर ये सब चीजें भी सिखाता है, इन सब चीजों को छुपा लेना और प्रपंच करना भी सिखाता है। जबकि ये सारे लोग जीवन को बहुत ही दुख को भी एक तरह से आप देखिएगा कि पूरा उपन्यास लगभग कब्रिस्तान के भीतर है, जहाँ कब्रें हैं, शव हैं, उनको दफन करने की, वहां ही सब कुछ है, वही जीवन है, वही प्रेम है, वही झगड़ा है, वही लड़ाई है, वही झगड़ा है, सब कुछ वही है। इसमें आपने प्रेम की बात कही, तो उपन्यास में एक बहुत सूत्र है, मजबूत सूत्र है प्रेम कथा का। और मैंने कुछ एक हल्के स्वर इस तरह के सुनने में आए कि इसमें समसामयिक राजनीति की झलक कम दिखती है या नहीं दिखती है। तो ये प्रेम की जो राजनीति है, क्या आपने बहुत मैंने सायास ऐसा किया कि आपने एक गहरी राजनीति को स्थापित किया एक बहुत प्रत्यक्ष राजनीति के ऊपर? देखिए, दो बातें जी, कि जब भी घृणा का समय हो, जी, हिंसा का समय हो, युद्ध का समय हो, मनुष्य के जीवन के काम आता है प्रेम। जी, सिर्फ और सिर्फ प्रेम। जी, प्रेम ही जी, उस समय जीवन के काम आता है। घृणा को आप घृणा से नहीं मार सकते, युद्ध को आप युद्ध से नहीं खत्म कर सकते। उसको खत्म करने के लिए आपको प्रेम करना होगा, मनुष्यता के प्रति कहीं न कहीं जाकर सरेंडर करना होगा, अपने भीतर के पशु को रोकना होगा, है ना। तो ये मुझे अच्छी तरह मालूम है, एक मनुष्य के रूप में, एक नागरिक के रूप में, एक लेखक के रूप में, कि यह बहुत कठिन समय है और घृणा की राजनीति चल रही है, धार्मिक या सांप्रदायिक राजनीति चल रही है, मुझे मालूम है, मैं अंधा और बहरा नहीं हूं। लेकिन क्या इसकी बात सिर्फ उसी तरह से की जा सकती है जिस तरह से राजनीतिज्ञ कर रहे हैं? मुझे लगता है कि नहीं है। लेखक की भाषा में और एक राजनीतिज्ञ की भाषा में फर्क होना चाहिए। लेखक की अभिव्यक्ति का कौशल और एक राजनीतिज्ञ की अभिव्यक्ति का कौशल दोनों अलग अलग होना चाहिए। अगर हम राजनीति की भाषा में एक उपन्यासकार बात करेगा तो वो अपनी बात नहीं पहुंचा पाएंगे। क्यों सुनेंगे लोग मुझे? क्यों नहीं जो राजनेताओं को सुनेंगे जो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, मुझसे ज्यादा अपने क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोग हैं, ज्यादा नाटकीय हो सकते हैं, ज्यादा असरकारी वे हो सकते हैं। अगर उनकी भाषा में बात करनी होगी, बात सुनानी होगी, तो मेरी बात कौन सुनेगा? उनकी बात सुनेगा। तो मुझे अपनी भाषा में ये बात करनी होगी, अपने शिल्प में सब कुछ सामने रखना होगा। यह जो डर है अभी एक खास तबके के भीतर इस देश में, जो दूसरे दर्जे की नागरिकता उसको दी जा रही है, उसकी एक अंतरधारा उस उपन्यास में है जो प्रकट उस तरह नहीं होती जिस तरह राजनीतिक प्रकट करते हैं। वह धीरे धीरे वो जीवन में विन्यस्त है, उसको खोजना पड़ेगा आपको। वो आपके सामने प्रकट होता है, लेकिन अगर आप उसको बहुत लाउडली देखने के अभ्यस्त, हम अभ्यस्त हो चुके हैं तमाम चीजों को लाउडली देखने के, लाउडली सुनने या अभिव्यक्त करने के हम अभ्यस्त हो चुके हैं। मैं उससे बचा हूं। मैंने सायास, क्योंकि लेखक लिखता है जो कुछ है, ऐसा नहीं कि वो अपरिचित होता है उससे, वह जान रहा होता है कि वो क्या लिख रहा है, क्या कर रहा है। लेखक ये कहता है कि नहीं, ये अचानक विस्फोट है या कोई आत्मदीप्ति का खास क्षण है, मैं इसको नहीं मानता। लेखक बकायदे सब कुछ जानते बूझते हुए लिखता है। हाँ, लेकिन वो लगे नहीं पाठक को कि यह जानबूझकर ऐसा किया गया है। वो होना भी नहीं चाहिए। वह इतना डाइल्यूट हो कथा में, इस तरह विन्यास्त हो, तो जिस तरह, वही मैं कह रहा हूं कि वहां यह डर, यह भय या यह समय, इस समय की घृणा, इस समय की हिंसा उस कथा में विन्यस्त है। मतलब अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको देख सकते हैं, लेकिन अगर आप एक खास ढंग से देखने के अभ्यस्त हैं तो माफ कीजिएगा, यह वहां ये उपलब्ध नहीं है। अच्छा, इसमें कहानी बहुत जीवंत है और बार बार वो जीवंतता प्रकट होती है।
अलग अलग प्रसंगों में। फिर भी उपन्यास अंत में जाते जाते बहुत दुखांत परिस्थिति पैदा होती है उपन्यास में। तो माने ये ऐसा क्यों है? क्या ये माने हमारे जीवन की सच्चाई ऐसी हो सकती है? तो आप उम्मीद को किस तरह इसमें रिप्रेजेंट करते? देखिए ऐसा क्यों? देखिए, यह दुख जो है जी, यह दुख, इस दुख से निराशा नहीं पैदा होती। हाँ, जिस दुख की बात यह आपने, ये कारुणिक अंत है जी, और वहां से जो करुणा पैदा होती है, वहां जो या दुख आप कहें तो दुख जो उपजता है, आपने सही अगर दुख भी उपजता है तो वह दुख हमें आगे के जीवन की तरफ देखने को प्रेरित करता है। वहां दुख हमें मार नहीं देता। दुख हमें, आप देखिए कि कब्रिस्तान में है ये पूरा उपन्यास, घोर निराशा का एक तरह से नैराश्य पैदा करने वाला अवस्था। हाँ, लेकिन जहाँ जीवन, हाँ, लेकिन वहां जीवन है, वहां लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, है ना। मुर्दों को दफन करने जो लोग आ रहे हैं उनका भी अपना जीवन है। तो यह उपन्यास जहां अंत होता है, जिस जगह अंत होता है, वो जीवन की एक कड़वी सच्चाई पर जाकर अंत होता है, एक कड़वी सच्चाई, और वहां से एक नई शुरुआत भी है। आप चाहें तो अपने लिए एक नई कथा बुन सकते हैं वहां से, पाठक के रूप में। हाँ, ये आपने सही कहा, वहां से एक नई कथा शुरू होती है। एक चीज और, इस उपन्यास में अध्यात्म भी एक मूल्य की तरह आया है, बहुत एसेंस की तरह जी। और हमारा समय अध्यात्म के भी अवमूल्यन का समय है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपने सूफी परंपराओं का इसमें जिक्र किया है और उनकी मिली जुली तहजीब का, उनके आध्यात्मिक सेंस का जिक्र किया है। इसका चुनाव आपने, देखिए, ये जिसके जरिए पटना का एक बहुत पुराना इतिहास या वहाँ की एक खास तहजीब भी सामने है। जी, ये परंपरा रही है पटना में, सूफियों की बहुत ही गहन परंपरा रही है। आज भी कच्ची दरगाह जो है जगजोत पीर, या पटना के बगल में मनेर शरीफ है, बिहार शरीफ है। तो ये सारी जगह पटना में और पटना के आसपास के इलाकों में या पूरे बिहार में आप देखिए तो पूरे बिहार में सूफियों की बड़ी गहरी परंपरा है। और जो बौद्धिकता है, जो सूफीज्म की जो बौद्धिकता है, उस बौद्धिकता का केंद्र रहा है पटना। वहाँ के खानकाहों में जो पुस्तकें उपलब्ध हैं, जो चीजें। अब सवाल ये है कि जिस आध्यात्म की आप बात कर रहे हैं उसके कई पहलू हैं। आज के समय में खास तौर पर आध्यात्म से लोगों को एक विरक्ति हुई है। उस विरक्ति का कारण यह है कि उसकी जो हिपोक्रेसी है, उसका जो एक बाजार ने उसको जिस तरह से बेचना शुरू किया, दूसरी तरफ से उसके लिए बहुत लोग लालायित भी हैं, लेकिन उस लालसा के पीछे भी कारण दूसरे। यहाँ वैसा कुछ नहीं है। यहाँ उतना ही भर है जितना उस जीवन में, जिस जीवन की मैं कथा कर रहा हूँ, उस जीवन में के साथ वो जितना चल पाता है उतना चल पाता है। बल्कि उन परंपराओं के ध्वस्त होते जाने की एक कारुणिक चीख भी आप इस उपन्यास में जगह जगह सुन सकते हैं। बहुत सारी चीजें नष्ट हो रही हैं जो हमारे जीवन के आज काम आती है। आज जो घृणा और हिंसा जिसकी फिक्र में हम मर रहे हैं, अगर यह सब कुछ कायदे से जीवित होता हमारे समाज में तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती। उपन्यास के आरंभ में ही अमीर खुसरो का एक पद मैं सामने रखता हूँ जिसमें वो कहते हैं कि एक ही समय में अजान की आवाज और दूसरी ओर नारायण नारायण का स्वर। तो जिस साझा संस्कृति हमारे के हम सब हिमायती हैं, हमारा समाज जिस साझा संस्कृति को जीता रहा है, जिसमें कई सौ वर्षों की यह परंपरा, ये आज की परंपरा नहीं है। तो इन सारी चीजों को जितना भर कथा में विन्यस्त हो सकता था, जो कथा को रक्त मांस मज्जा भरने के काम और प्राण वान करने के काम जो चीजें आ सकती थी, उन चीजों को लेने की कोशिश की। आपने बहुत अच्छा किया है। दाता पीर के बारे में कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहें, जो अलक्षित रही हो हम लोगों की तरफ से? देखिए, अभी तो पाठकों ने उसको पढ़ना शुरू किया और
तरह तरह या की, अगर आप तक प्रतिक्रियाएं पहुंची हों? जी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसमें। जी। बहुत रोचक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। लोग ज्यादातर लोगों हाँ, ने तो हाँ, पसंद किया है जी, ऐसी जी, प्रतिक्रिया सार्वजनिक हाँ, रूप से अच्छी आ रही है। प्रतिक्रिया ही आ रही है। कई हिंदी के महत्वपूर्ण लेखकों, कवियों ने उस पर अपनी राय प्रकट की है, और मुझे लगता है लेखक को इसके लिए फिक्र नहीं करना चाहिए कि उसकी लिखी हुई चीज अलक्षित रह गई। हर रचना का अपना दिन होता है, नहीं, ये अपना बात सही भाग्य है। होता है, और एक न एक समय आता है कि वह अलक्षित, वह हिस्सा, जी। वह सब टेक्स्ट हम्म। जो आपको लगता है कि जिसको नहीं लोगों तक पहुंच सका, उसको कोई न कोई पाठक या कोई न कोई आलोचक न भी कहें तो पाठक उसको खोज ही लेता है और जीवन का एक नया रूप उपन्यास में से प्रकट करता है, सामने प्रकटीकरण होता है उसका। तो बहुत सारी चीजें हैं, और इसकी रचना प्रक्रिया बहुत ही रोचक है। बहुत दबाव में, कोरोना जैसी महामारी का दबाव, और उसमें खुद मैं कोरोना से ग्रस्त, लगभग मरणासन्न स्थिति में, और उसमें यह उपन्यास धीरे धीरे रचा जाता है। तो यह मेरे लिए भी जीवन का एक खास अनुभव है इसको लिखना, और मुझे उम्मीद है कि हम जो पाठक हैं हमारे हिंदी के, बहुत ही विज्ञ पाठक हैं, जो इसको पढ़ेंगे और अपनी राय से अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शिलभ जी, राजकमल समय के लिए।